राजस्थान की नदियों के अंदर अपन ने अभी तक अरब सागरीय नदियां पढ़ ली, बंगाल की खाड़ी नदियां अपन पढ़ रहे हैं और अंतर्वर्ती नदियां अपन पढ़ चुके। अरब सागरीय नदियों के अंदर अपन ने माही पढ़ा, लूनी पढ़ा, साबरमती पढ़ा, पश्चिम बनास पढ़ा, अंतर्वर्ती भी बहुत सारी पढ़ी, गग्गर पढ़ी, कांदली पढ़ी। बंगाल की खाड़ी की नदियों में अपन दो पढ़ चुके हैं, एक गंभीर नदी जो कि सपोटरा तहसील करौली से निकलती है, और एक अपन आयड पढ़ चुके हैं या बेडज पढ़ चुके हैं जो कि बनास की बेसिकली दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। अब अपन बनास और चंबल दो नदी आपने बाकी रही, उसमें से बनास शुरू करते हैं। बनास नदी का उद्गम भैरव के मठ नामक स्थान से होता है जो कि खमनोर की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, राजसमंद में। तो बनास नदी का उद्गम भैरव का मठ नामक जगह पे खमनोर पहाड़ी के अंदर राजसमंद से उद्गम होता है। संगम कहाँ पे होता है? ये चंबल में जाकर मिलती है। ये निकल रही भैरव के मठ खमनोर से ये नदी बनास, जो कि बहती हुई टेढ़े मेढ़े पथ के अंदर बहती हुई रामेश्वर नाम की जगह, रामेश्वर घाट में सवाई माधोपुर के अंदर स्थित जगह है, वहां पे चंबल के अंदर ये मिल जाती है। जब ये रामेश्वर घाट चंबल में मिलती है, वहां पे चूंकि चंबल नदी के अंदर ये मिल रही है, एक नदी बनास हो गई और एक अन्य चंबल की सहायक नदी भी इसके अंदर आके मिलती है रामेश्वर घाट में, जिसका नाम है सिप। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, किसका? बनास का, चंबल का और सिप का। तो ये त्रिवेणी संगम बनाती हुई रामेश्वर घाट में चंबल के अंदर मिलती है। तो उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, उसके अंदर भी पूछा जाए भैरव के मठ से ये उत्पादित होती है। ठीक है, संगम देख लिया रामेश्वर घाट के अंदर। कुल लंबाई कितनी है? तो बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है, जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। मानी क्या जाती है? पूर्णतः राजस्थान का मतलब होता है केवल राजस्थान में बह रही है, न तो राजस्थान से हरियाणा जा रही है, न गुजरात जा रही है, न यूपी जा रही है, न मध्य प्रदेश जा रही है। केवल राजस्थान के अंदर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। अच्छा, कहाँ कहाँ पर बहती है? तो ये इसके बाहर क्षेत्र के आधार पर अपन जब भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर देखते हैं तो दो प्रकार के मैदान पड़ते हैं, एक मेवाड़ का मैदान, एक मालपुर करौली का मैदान। तो मेवाड़ के मैदान में चूंकि राजसमंद से निकलती है, उदयपुर से, भीलवाड़ा से चित्तौड़, RUBC, मेवाड़ के मैदान को याद रखें, RUBC, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के अंदर। उसके आगे बहती हुई ये अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल में मिल जाती है। तो मालपुर करौली का मैदान है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो ये इसका अपवाद क्षेत्र है। क्या क्या देखा? उद्गम देखा कि खमनोर की पहाड़ियों में भैरव के मठ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। रामेश्वर घाट में चंबल में जाके ये संगम होता है, जहां पे सिप और चंबल दोनों मिलकर ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। फिर देखा इसका अपवाद क्षेत्र कि भाई मालपुर करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ के मैदान में RUBC, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, उसमें अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अपवाद क्षेत्र के बाद अपन देखते हैं इसकी सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है मासी, काली डाई, मैना, मोर, बांडी आम को खा गई। मासी को एक लड़की बोल रही है कि मासी, काली डाई, मैना, मोर, बांडी आम को खा गई। कि मासी काली डाई, डाई की जगह पे अपन डाकण लिख के भी इसको याद रख सकते हैं। मासी काली डाकण, मैना, मोर, बांडी आम को खा गई। इस तरह से कि मासी काली डाकण, मैना, मोर, बांडी आम को खा गई। मासी से है मानसिक, काली से है काली सील। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि चंबल के अंदर है काली सिंध, यहाँ पे है काली सील, तो दोनों यहाँ कंफ्यूजिंग होते हैं। एक नदी डाकण से अपन डाई याद रख सकते हैं, मैना से मैनाल, मोर से मोर है ल, क्योंकि मोर है न तो थी किसकी सहायक नदी? माही की सहायक नदी थी। बांडी से बांडी, बांडी अपन ने 3 अब तक पढ़ चुकी है, तीसरे यहाँ पे आ गई। आम से आयड या बिडच, को से कोठारी, खा से खारी और गई से गलबा। ये इसकी सहायक। इसके अलावा भी कुछ है लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंस है, तो इसको ट्रिक से अपन कवर करते हैं। मासी काली डाकण, मैना, मोर, बांडी आम को खा गई। मासी से मासी, काली से कालीसील, डाकण से डाई, मैना से मैनाल, मोर से मोरेल,
बांडी से बांडी, आम से आयड़ या भेड़च, को से कोठारी, खास से खारी और कई से गलत। ठीक है, अपन आगे जब इस बनास नदी की विशेषता पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बनास वह नदी है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। भाई माही के ऊपर अपन ने एक ही संगम पढ़ा था, बेणेश्वर का। ये ऐसी नदी है जिसके ऊपर 1, 2, 3 और 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो उन त्रिवेणी संगम में क्या है, ये नदियां कहाँ पर आकर मिलती हैं, इन नदियों को अपन डिटेल के अंदर कवर करेंगे। ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन जो यहाँ से आता है बनास नदी से क्या आता है। देखें, भैरव के मठ से तो ये नदी उद्गमित होती है और बहती बहती रामेश्वर घाट में जाकर ये चंबल के अंदर मिल जाती है, जहां पर एक अन्य नदी चंबल की सहायक है सिर्फ, वो भी आकर मिलती है। तो त्रिवेणी संगम बनाती है। तो एक त्रिवेणी संगम तो हो गया रामेश्वर घाट। कौन कौन सी नदियां, चंबल, बनास और सिंध। अच्छा, कौन कौन से 4 त्रिवेणी संगम है, बिगोद जो कि भिलवाड़ा में है, राजमहल जो कि टोंक के अंदर है, जोधपुरिया ये भी टोंक के अंदर में, और रामेश्वर जो कि सवाईमाधोपुर के अंदर है। बिगोद भिलवाड़ा के अंदर खमनोर से आने वाली बनास नदी, घुगुंदा से आने वाली आयड़ नदी जो कि उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़ज कहलाती है, जिसकी एक प्रमुख सहायक नदी गंभीरी, इन दोनों के किनारे पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, ये पर पढ़ चुके थे। बिगोद के अंदर बनास, आयड़ या बेड़ज और मैनाल, ये तीनों नदियां आके बिगोद भिलवाड़ा के अंदर मिलती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके आगे बढ़े, राजमहल टोंक में 3 नदियां आकर मिलती है। एक तो बनास है ही, उसके साथ में खारी और डाय। बनास, खारी और डाय। इसमें खारी नदी जो है वो बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद के अंदर ही है, बिजराल की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। डाई नदी जो कि किशनगढ़ अजमेर से आती है और राजमहल के अंदर मिल जाती है। तो राजमहल में 3 नदियां आकर मिलती है, बनास, खारी और डाय। बिगोद भिलवाड़ा से भी पहले एक नदी है कोठारी जो कि दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से ही आती है, और भिलवाड़ा के अंदर एक जगह है नंदराई ऐसा कुछ नाम है, वहां पे ये मिल जाती है। तो कोठारी कोई भी त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है ना, दिवेर की पहाड़ियों से आती है और भिलवाड़ा के आसपास में आके ये मिल जाती है बनास नदी के अंदर। तो बिगोद जिसमें चंबल, बेड़ज और मैनाल, बनास, बेड़ज और मैनाल देखा। राजमहल के अंदर बनास, खारी और डाई। आगे जोधपुरिया टोंक के अंदर 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। एक तो बनास है ही, उसके अलावा मानसी और बांडी। मानसी सिलोरा की पहाड़ियों किशनगढ़ अजमेर से आती है, बांडी जोधपुरिया टोंक के अंदर आके ये भी त्रिवेणी संगम बनाती है। तो जोधपुरिया टोंक में त्रिवेणी संगम कौन बनाती है, बनास, मानसी और बांडी। बनास, मानसी और बांडी, ये जोधपुरिया टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। बिगोद में कौन कौन सी थी, बनास, बेड़ज और मैनाल। राजमहल के अंदर कौन सी थी, बनास, खारी और डाय। जोधपुरिया टोंक में कौन कौन सी है, बनास, मानसी और बांडी। उसके अलावा इसकी और सहायक नदी, ये त्रिवेणी तो नहीं बनाती लेकिन कुछ और सहायक नदी, धुंध मोरेल में मिल जाती है, मोरेल में आगे जाके कालीसील भी मिल जाती है, और ये बनास के अंदर मिल जाती है ना। तो ये इसकी सहायक नदियों का एक डायग्राम अपन बना के पढ़ सकते हैं। एक एक सहायक नदी जो इसकी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन इसमें खारी नदी से बनते हैं। तो इन सारी नदियों को अपन कवर करेंगे और उसके बाद अपन इसकी विशेषताएं देखेंगे। बनास की जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें एक नदी है खारी। खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। अपन ने पढ़ा था कि भाई बनास के अंदर मिलने वाली जो दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है वो आयड़ या बेड़ज है। तो बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी अगर कोई सहायक नदी है तो वो खारी है, बाईं ओर से भी, और ओवरऑल बनास की भी सबसे लंबी सहायक नदी खारी है। तो उस खारी के बारे में पढ़ते हैं। खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल पहाड़ियों से, बिजराल हिल्स जो कि राजसमंद के अंदर में स्थित है, वहां से खारी नदी का उद्गम होता है। संगम अपने को पता ही है कि ये राजमहल टोंक के अंदर जाकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसमें बनास, खारी और किशनगढ़ से आने वाली डाई नदी होती है, वो तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। अपवाह क्षेत्र कहां कहां पर, राजसमंद से निकलती है, राजसमंद से भिलवाड़ा होते हुए, ब्यावर होते हुए ये टोंक के अंदर राजमहल टोंक में बनास से ये मिल जाती है। तो अपवाह क्षेत्र राजसमंद, भिलवाड़ा, ब्यावर और फिर टोंक। सहायक नदी है इसकी मानसी या मानसी, जो अपन ने पढ़ा था मानसी काली डाकर, तो उसमें मानसी या मानसी जो नदी है वो खारी की सहायक नदी है, और जिसका उद्गम कर्णगढ़ भिलवाड़ा से होता है। भिलवाड़ा के अंदर एक जगह है कर्णगढ़,
वहां से मानसी नदी आती है जिस पर अडवाण बांध बना हुआ है। एक बार क्वेश्चन था इसका कि अडवाण बांध कहाँ पे बना हुआ है, तो मानसी या मानसी नदी पर अडवाण बांध बना हुआ है। अपन खारी नदी की बात करें कि खारी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए, एक तो खारी बांध ही है जो कि आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, एक नारायण सागर बांध है जिसको ब्यावर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ब्यावर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नारायण सागर। वो कौन सी नदी पर स्थित है, खारी नदी पर स्थित है जिसे ब्यावर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो उद्गम देखा अपन ने खारी नदी जो कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, या बोलो बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। बिजराल पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है, राजमहल टोंक में जाकर त्रिवेणी संगम बनाते हुए इसका संगम होता है, राजसमंद से होते हुए, भीलवाड़ा से होते हुए, ब्यावर से होते हुए ये टोंक में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी का नाम मानसी है जिस पर अडवाण बांध बना हुआ है जो करणगढ़ भीलवाड़ा से आती है। इसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं वो खारी बांध जो कि आसिंद भीलवाड़ा के अंदर में है, और नारायण सागर बांध जिसे ब्यावर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी विशेषता देखिए कि खारी नदी की क्या विशेषता है, तो वही बात कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, या मैं बोलूं कि बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा ये बनाते हुए चलती है। अजमेर और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा नीचे अजमेर ऊपर है, तो उन दोनों की सीमा के ऊपर बहती है, तो इन दोनों की सीमा बनाने का कार्य करती है। चूंकि ये भीलवाड़ा से ऊपर बहती है, भीलवाड़ा में ही शहर पड़ता है आसिंद जिसके ऊपर बांध भी बना हुआ है, तो ये आसिंद, विजयनगर और हुरडा, इसमें हुरडा सम्मेलन हुआ था, तो वो सब इसके किनारे बसे हुए हैं, खारी नदी के किनारे। तो ये थी खारी नदी, बिजराल से निकलते हुए राजमहल टोंक में जाती है, राजसमंद भीलवाड़ा ब्यावर से होते हुए टोंक के अंदर मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है जहां पे बनास, खारी और डाई नदी होती है। खारी बांध इसके ऊपर बना हुआ है, नारायण सागर बांध इसके ऊपर बना हुआ है। इसकी एक सहायक नदी है मानसी जिसके ऊपर अडवाण बांध बना हुआ है जो कि करणगढ़ भीलवाड़ा से आती है। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, या मैं बोलूं बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। अजमेर और भीलवाड़ा की सीमा बनाती है। विजयनगर, हुरडा और आसिंद इसके किनारे बसे हुए। नेक्स्ट नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। वो बिजराल की पहाड़ियां थी राजसमंद, ये दिवेर की पहाड़ियां बनास खुद खमनोर की पहाड़ियों से आती है, वो भी राजसमंद के अंदर में है। तो कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से राजसमंद में। इसका संगम कहाँ पे होता है, ये किसी भी त्रिवेणी संगम के अंदर आके नहीं मिलती। एक गांव जिसका नाम है नंदराय, मांडलगढ़ के पास में एक गांव है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, नंदराय, वहां पे आकर भीलवाड़ा के अंदर आके मिल जाती है। तो इसका जो अफवाह है वो दो ही जिलों के अंदर हुआ, राजसमंद से निकलती है, भीलवाड़ा के अंदर नंदराय में आके मिल जाती है ये। ठीक है, कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है मेजा बांध। बहुत बार इस एग्जाम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो भीलवाड़ा। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो कोठारी पर, क्योंकि अपनी एक नदी है मेज, ये मेजा है ना। तो मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो कोठारी नदी पर बना हुआ है। और इसी के किनारे, कोठारी से नदी के किनारे बागोर सभ्यता का विकास हुआ है। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित है। बनास सभ्यता का एक स्थल है बेसिकली, क्योंकि बनास कोठारी बनास की सहायक नदी है, तो बनास सभ्यता का एक हिस्सा माना जाता है बागोर सभ्यता, जो कि इसके किनारे स्थित है, भीलवाड़ा के अंतर्गत में स्थित है। तो अभी तक अपन ने दो सहायक नदी देखी, खारी और कोठारी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बनास की सहायक नदी है डाई। डाई नदी आती है किशनगढ़ की पहाड़ियों से, अजमेर से ही आती है बेसिकली, और इसका संगम कहाँ पे हो जाता है, तो राजमहल टोंक में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदी, डाई। बनास, खारी और डाई ये तीनों मिलती है राजमहल टोंक में और त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसमें से अपन ने आपने खारी पढ़ ली, बनास अपन पढ़ ही रहे हैं। और डाई के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी कि किशनगढ़ अजमेर से ये आती है और संगम यहाँ पे राजमहल टोंक के अंदर होता है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है मोरैल। मोरैल एक है मोरैल न, जो कि डूंगरपुर की लोकल नदी है। ये है मोरैल ल, जो कि जयपुर की एक नदी है, चैनपुरा की पहाड़ियों से आती है। मोरैल नदी चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से आती है, जिसका संगम खंडार नामक जगह पे सवाई माधोपुर में होता है। मोरैल खंडार में मिल जाती है, निकलती कहां से है, तो चैनपुरा हिल्स जयपुर से। इसकी सहायक नदियों का नाम है ढूंढ और कालीसिल। कालीसिल बनास की सहायक नदी है, कालीसिंध चंबल की सहायक नदी। ढूंढ नदी का उद्गम अचरोल गांव
जयपुर से होता है और लालसोट दौसा के अंदर ये जाके बनास के अंदर मिल जाती है, मुरैल में मिलती है। मुरैल आगे जाके खंडार सवाई माधोपुर में बनास से मिलती है ना। तो एक सहायक नदी मुरैल की ढूंढ है, एक कालीसील है। ढूंढ नदी निकलती है अचरोल जयपुर से और लालसोट दौसा के अंदर मुरैल में मिलती है। एक नदी कालीसील जो कि त्रिकुट पहाड़ी, जो केला देवी का मंदिर जहाँ पे करोली त्रिकुट पहाड़ी, वहां से निकलती है और हाड़ोती गांव सवाई माधोपुर में मुरैल में मिल जाती है और मुरैल आगे जाके खंडार सवाई माधोपुर में जाकर बनास में मिल जाती है। एक बांध बना हुआ है मुरैल नदी पर, मुरैल बांध, जो कि दौसा के अंदर बना हुआ है। तो डाई और डाई के बाद में मुरैल। नेक्स्ट है मानसी। मानसी नदी का उद्गम होता है सिलोरा की पहाड़ियों से, जो कि किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, तो एक ही बात है। वहां पे एक सिलोरा गांव है, वहां से ये मानसी नदी निकलती है और देवधाम टोंक के अंदर बनास के अंदर मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सहोदरा नदी, जो कि अराय गांव अजमेर से निकलती है और ढूंढिया गांव टोंक के अंदर मिल जाती है, जिसके ऊपर एक बांध इंपॉर्टेंट है इसका। सहोदरा नदी पर ही बांध बना हुआ है टोरडी सागर, गलवाड़े भी टोंक के अंदर में है और टोरडी सागर में भी टोंक के अंदर बना हुआ है। तो मानसी नदी जो कि सिलोरा गांव की पहाड़ियों से किशनगढ़ से निकलती है, देवधाम टोंक में अंदर जाकर ये बनास नदी के अंदर मिलती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सहोदरा नदी, जो कि अराय अजमेर से आती है। ये अचरोल है, ये अराय है ना, अराय अजमेर से आती है और ढूंढिया गांव टोंक के अंदर जाकर मिल जाती है, जिसके ऊपर टोंक के अंदर एक बांध बना हुआ है टोरडी सागर। बांडी नदी, राजस्थान में 3 बांडी है। एक अरब सागरी नदी, एक पातंत्र धुनी की नदी, एक फॉय सागर जिसका ही नाम बदल के अभी वरुण सागर किया गया है। फॉय सागर और आना सागर में मिलने वाली नदी बांडी, और एक बांडी है जो कि बनास की सहायक नदी है, जो कि जयपुर से आती है ना। लूनी वाली अपन पढ़ चुके पाली से। फॉय सागर आना सागर मतलब अजमेर की है, और एक है जयपुर की जो कि बनास की सहायक नदी है। आगे इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। नेक्स्ट इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं। मैनाल, जो कि मैनाल भीलवाड़ा से ही आती है और बिगोद भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती हुई मिल जाती है। चंद्रभागा, राजस्थान में 2 चंद्रभागा रिवर्स हैं। एक तो जो जमरापाटन झालावाड़ में बसती है जिसके किनारे चंद्रभागा मेला लगता है ना, और एक दूसरी चंद्रभागा जो कि आमेट राजसमंद से निकलती है और मातृकुंडिया, जिसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है चित्तौड़ में, वहां पर मिल जाती है। एक नदी है ढील जो कि बावली गांव टोंक से निकलती है। एक नदी है अरवरी जो कि सकरा बांध जो कि थानागाजी अलवर के अंदर बना हुआ है, वहां से निकलती है और सरसा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। ये इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां थी। मैनाल जो कि मैनाल से आती है और बिगोद भीलवाड़ा मिल जाती है। चंद्रभागा जो कि आमेट राजसमंद से आती है और मातृकुंडिया चित्तौड़ में मिल जाती है। ढील जो कि बावली गांव टोंक की नदी है। अरवरी जो कि सकरा बांध थानागाजी अलवर से आती है और सरसा नदी के अंदर आकर मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बनास नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने। ये सहायक नदियां कंप्लीट हो जाती है ना। बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो एक बांध बना हुआ है राजसमंद में बागेरी का नाका, जो कि राजसमंद में बना हुआ है बनास नदी पर, बागेरी का नाका। एक बांध बना हुआ है इसके ऊपर नंद समंद, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। जिस प्रकार नारायण सागर को बराबर की जीवन रेखा, उसी तरह से नंद समंद को राजस्थान में राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट बांध है मातृकुंडिया बांध, वही राजस्थान का हरिद्वार चित्तौड़ के अंतर्गत में स्थित है। और एक प्रमुख बांध जो कि इसके ऊपर बना हुआ है बिसलपुर बांध, जो कि टोंक में है। 1999 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, क्या मैं बोलूं सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, क्योंकि सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध पांचला बांध था जो कि करोली के अंदर में। राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना भी है। बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत ये पेयजल की सप्लाई करती है ना, तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि 2008 में स्टैब्लिश किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आईटीडीसी के द्वारा इसको मिनी गोवा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे फिश का एक्वेरियम भी है और फिश प्रजनन केंद्र भी बना हुआ है। ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो एक राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसके तहत बिसलपुर बांध को जोड़ा जाएगा। बिसलपुर बांध का अतिरिक्त जो पानी है वो इसी नदी पर, बनास नदी पर बना हुआ एक बांध इसरदा बांध के अंदर छोड़ा जाएगा, उसका अतिरिक्त बांध। ठीक है, तो बांध के अंदर अपने बात करें बागेरी का नाका, नंद समंद, मातृकुंडिया बांध, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध।
सहायक नदियों के अंदर आगे जो पढ़ी अपन ने उसके अलावा मेनाल, चंद्रभागा, ढील और अरवली, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1999 में किसके सहयोग से, तो एडीबी के सहयोग से सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, फिश एक्वेरियम है, अपने क्या बोलते हैं पर्यटन विभाग ने इसको मिनी गोवा का दर्जा एआरसीपी से जोड़ा जाएगा, अतिरिक्त पानी इस बांध। बाकी सहायक नदियों पर जो बांध बने हुए थे वो अपन ने देख ही लिए। गलवा पर एक बांध बना हुआ है, गलवा बांध पर गलवाई बांध बना, मोरेल पर मोरेल बांध ही बना हुआ है, अडवाण बांध बना हुआ है, अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो ये थे इसके ऊपर बने हुए प्रमुख बांध। अब बात करते हैं कि बनास नदी की क्या क्या विशेषता है। बनास नदी की विशेषताओं की बात करें तो बनास नदी को ही वशिष्टि या वर्णाशा कहा जाता है। वर्णाशा वन की आशा, वर्ण प्लस आशा, वन की आशा इसे कहा जाता है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, इस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। बनास नदी को ही वन की आशा या वर्णाशा या वशिष्टि कहा जाता है। बनास से नाम में भी देखें, बनास, वनास, वन प्लस आस, है ना, तो वन की आशा इसे कहा जाता है। पूर्णतः राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान की। अगर और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो चंबल है, क्योंकि 1071 किलोमीटर अपन पड़ेंगे। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। चंबल की सबसे लंबी अगर कोई सहायक नदी है तो वो बनास है। जब अपन चंबल नदी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई इसकी सबसे लंबी अगर कोई सहायक नदी है तो वो बनास है। बाई ओर से इसके अंदर मिलती है, काली का दाई ओर से मिलने वाली काली सिंध है, लेकिन ओवरऑल चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए बनासी है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र का ये उदाहरण है। क्या होता है अध्यारोपित अपवाह तंत्र? जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कुल मिला के एक नदी के ऊपर एक नदी अध्यारोपित उसे कहा जाता है। आहट सभ्यता जो कि उदयपुर के अंदर है और गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद के अंदर है, वो दोनों ही बनास नदी के किनारे विकसित हुई। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली ये नदी है। बिगोद के अंदर अपन पढ़ ही चुके हैं, राजमहल, जोधपुरिया और रामेश्वर घाट। बिगोद के अंतर्गत ये बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाती है। राजमहल के अंदर बनास, खारी और डाय। जोधपुरिया टॉप के अंदर बनास, बांडी और अपने मानसी, और रामेश्वर घाट में चंबल, बनास और शिव, ये सहायक नदियां बनाती, ये त्रिवेणी संगम बनाती, ठीक है। नेक्स्ट है टोंक के अंदर ये सर्पिलाकार बहती है। इसका जो पथ है वो सर्पिलाकार, सांप के आकार, टेढ़ी मेढ़ी ये बहती है और टोंक को दो भागों के अंदर बांटने का काम करती है। बनास की सबसे लंबी अगर कोई सहायक नदी है तो वो है आयड या पेड़च। कौन सी ओर से? तो वो नीचे की ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलने वाली। लेकिन ओवरऑल बनास की सबसे लंबी अगर सहायक पूछी जाए, या बोलूं कि बाईं ओर से मिलने वाली अगर कोई सबसे सहायक नदी है तो वो है खारी। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी खारी। बनास में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी वो भी खारी, ठीक है। इसकी सहायक नदियों का अगर क्रम देखें, जो अपन ने डायग्राम बनाया था यहाँ पे, वहां पे जाके अगर अपन देखें तो पश्चिम से पूर्व में बाईं ओर से ऊपर की तरफ सबसे पहले कोठारी मिलती है, फिर खारी मिलती है, फिर डाई है, फिर मानसी है, बांडी है और सबसे अंत में मोरेल है। जबकि नीचे की ओर दाईं ओर बेड़च और फिर मेनाल इसके अंतर्गत आकर मिलती है। तो ये थी बनास नदी की विशेषताएं, जिसमें देखा कि इसके उपनाम है वशिष्टि या वर्णाशा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, बेसिकली बाईं ओर से इसके अंदर आकर मिलती है। ओवरऑल भी यही है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र का ये उदाहरण है। आहड़ और गिलुंड सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम ये बनाती है। बिगोद भीलवाड़ा, राजमहल टोंक, जोधपुरिया टोंक और रामेश्वर सवाई माधोपुर में। टोंक के अंदर ये सर्पिलाकार पथ में बहती है, टोंक को दो भागों में बांटने का काम करती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है तो खारी, जो बाईं ओर से भी आती है, और दाईं ओर से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी आयड या पेड़च। इसके क्रम देखा जाए, बाईं ओर जो ऊपर की ओर आकर मिलती थी, इसमें सबसे पहले कोठारी मिलती है, फिर खारी मिलती है, फिर डाई है, फिर मानसी है, फिर बांडी है और मोरेल है। और दाईं ओर से दो ही सहायक नदियां, एक है बेड़च या आयड जिसको बोल दो, उसकी सहायक नदी गंभीर, और फिर मेनाल इसके अंदर आकर मिलती है। तो ये थी बनास नदी। अब एक ही नदी अपने पढ़ने की बाची बची, चंबल नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम होता है जनापा हिल्स, जो कि महू
अंबेडकर नगर के पास में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आती है। विंध्याचल से दो नदियां आती है, एक माही भी विंध्याचल से आती है, चंबल भी विंध्याचल से आती है। वो आती थी अमरेलू हिल्स या महंद झील के पास से, ये आ रही है जनापाव की पहाड़ियों से। तो चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये स्थान आता है। ठीक है, इसका संगम कहाँ पे होता है तो यमुना के अंदर ये मिलती है मुरादगंज, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है मुरादगंज, वहां पर ये यमुना के अंतर्गत मिल जाती है। यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है चंबल। लंबाई तो इसकी टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर, जहां से इसका उद्गम होता है, जहां पे इसका समापन होता है, वहां तक की इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जिसमें से 322 किलोमीटर ये राजस्थान के अंतर्गत रहती है। 322 किलोमीटर, और ये राजस्थान की सबसे लंबी या मैं बोलूँ सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी नदी सहायक नदी, राजस्थान की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी 322 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, और ओवरऑल इसकी लेंथ 1051 किलोमीटर है। अपवास क्षेत्र तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के अंदर एंटर करती है। हाड़ौती के दो जिले कोटा और बूंदी के अंदर बहती हुई डांग क्षेत्र, जो कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, और इसके बाद ये यूपी में जाके मुरादगंज में यमुना के अंदर मिल जाती है। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये इसका अपवास क्षेत्र है। सहायक नदियां ठीक है। आज गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े पर बार बार चाकू से वार किया। आज गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े पर बार बार चाकू से वार किया। आज से है आहू, गुस्से से गुजाली, मैं से है मेज, मेजाबांत कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, ये मेज है। आज गुस्से में माँ से है मांगली, पापा से है पार्वती, ने से है नेवाज, काले से है काली सिंध, काली सील बनास की सहायक नदी थी, है ना, जो कि मोरेल में मिल रही थी। घोड़े से है घोड़ा पछाड़, पर से है परवन, बाढ़ से है ब्राह्मणी या बामनी, चंबल और बामनी नदी के किनारे अपन जलदुर्ग जो स्थित है वो पढ़ते हैं, झालावाड़ का है, बामनी। बाढ़ से है बनास, जो कि पूरी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी। अगर मैं बोलूं कि दाई ओर से कौन सी तो काली सिंध, बाई ओर से बनास, ओवरऑल भी बनास ना। चाक से है चा से चाकण, क से है कुनु और एक दूसरी है कुराल, ये दोनों अलग अलग है, कुनु और कुराल। से है सिख, और वारकिया का कोई मतलब नहीं है ना। सहायक नदियां आहू, गुजाली, मेज, मांगली, पार्वती, नेवाज, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, ब्राह्मणी या बामनी, बनास, चाकण, कुनु, कुराल और सिख। जबकि इसका उद्गम जनापाव से होता है, इसका संगम मुरादगंज यूपी में यमुना से होता है। 1051 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से 322 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में एंटर करती है। कोटा बूंदी में बहती हुई डांग क्षेत्र, जो कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर है, वहां से होती हुई यूपी में मुरादगंज में यमुना के अंदर जाके इसका संगम हो जाता है। अब इस सहायक नदियों के क्रम अपन मैप से दर्शाएंगे, और इसका क्रम क्या है वो भी अपन देखेंगे, और एक एक सहायक नदी की अपन बात करेंगे। चंबल की सहायक नदियों को अगर मैप से अगर अपन शो करें तो चंबल जनापाव हिल्स, जो कि एमपी से उद्गमित होती है, उद्गम होकर ये मुरादगंज यूपी में यमुना के अंदर मिल जाती है। ये यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, यमुना के अंदर ये मिल जाती है जनापाव की हिल या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलकर। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान के अंदर एंटर करती है। सबसे पहली मिलने वाली इसमें सहायक नदी छोटी काली सिंध है, काली सिंध और छोटी काली सिंध, ठीक है। ये दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है, अपन क्रम देखेंगे इसका। उसके बाद गुजाली मिलती है। बामनी और चंबल दोनों के संगम पर भैसरोडगढ़ स्थित है, जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड का पसंदीदा किला है वो, है ना। फिर एक सहायक नदी है जिसको अपन उधर कवर नहीं करा, लेकिन मैप के अंदर लिख देते हैं, ईज। उसके अलावा कुराल, फिर आलनिया, फिर काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन का दुर्ग स्थित है, जो कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। परवन, जो कि काली सिंध की सहायक नदी है, आहू भी काली सिंध की सहायक नदी है। फिर पार्वती, मेज, चाकण, बनास, जो कि खमनोर से आती है और चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। बाईं ओर से आने वाली भी बाईं ओर से सबसे लंबी ये बनास है, और दाईं ओर से काली सिंध है। उसके अलावा पार्वती, कुन्नू, सीप, है ना, ये सब इसकी सहायक नदियां, जिसको मैप के थ्रू अगर अपन समझाते हैं। अगर इसके क्रम का क्वेश्चन आए
कि बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो बाईं ओर से देखें, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम देखें तो गुजाली, गुजाली के बाद में बामनी, बामनी के बाद में ईच, ईच के बाद में कुराल, कुराल के बाद मेज, मेज के बाद चाकण, चाकण के बाद बनास। तो ये पूर्व अपने बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर। जबकि अपन दाईं ओर से देखें नदियों का क्रम तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब अपन देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर छोटी काली सिंध है, छोटी काली सिंध के बाद में आलनिया है, आलनिया के बाद आहू है, आहू के बाद में काली सिंध है, काली सिंध जो कि दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद परवन, पार्वती, सीप और कुंभ। तो ये अगर क्वेश्चन आए क्रम का कि चंबल की सहायक नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बाएं किनारे के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो ये उनका क्रम है। इस मैप से अपन इस क्रम को दर्शा सकते हैं। वापस देखें, जनापा रेल से इसका उद्गम होता है, मुरादगंज यूपी में जाके ये यमुना के अंदर मिल जाती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में एंटर करती है। छोटी काली सिंध, फिर गुजाली, फिर एक और की देखते हैं, छोटी काली सिंध, फिर आलनिया, फिर आहू, फिर काली सिंध, परवन, पार्वती, सीप और कुल्लू। अगर देखें बाईं ओर से गुजाली, बामनी, ईच, कुराल, मेज, चाकन और बनास। दो दुर्ग, एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चंबल और बामनी या ब्राह्मणी, बामनी को ही ब्राह्मणी कहा जाता है ना, बामनी या ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और कागरम दुर्ग जो कि काली सिंध या आहू नदी के किनारे स्थित है। ये जहां पे मिलती है उसको सामेला कहा जाता है। ठीक है, तो ये उनका क्रम था। अब एक एक सहायक नदी को देखते हैं और उसको डिकोड करते हैं। पहली इसकी सहायक नदी है छोटी काली सिंध। काली सिंध और छोटी काली सिंध दो नदियां हैं। छोटी काली सिंध, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है तो मागसी गांव, झालावाड़, झालावाड़ के अंदर एक गांव है, मागसी गांव से राजस्थान में एंटर करती है और चंबल में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। तो चंबल की पहली सहायक नदी पूछा जाए तो वो छोटी काली सिंध है, उसके इतिहास से अपन इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव जो कि देवास मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदा गांव से जो कि रायपुर झालावाड़ के अंदर स्थित है। अपवाह क्षेत्र ये झालावाड़ और कोटा और बारां की सीमा बनाने का कार्य करती है ना। तो झालावाड़, कोटा और बारां के अंदर बहती है, झालावाड़ और कोटा की सीमा बनाती है, कोटा और बारां की सीमा बनाती है। छोटी काली सिंध उद्गम मध्य प्रदेश से, कहां से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है तो मागसी गांव जो कि झालावाड़ के अंदर पड़ता है, मागसी गांव वहां से एंटर करती है। चंबल की पहली सहायक नदी है ना, चंबल में गिरने वाली प्रथम सहायक नदी है काली सिंध। इसका उद्गम होता है देवास, एक गांव है बागली गांव मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है बिंदा गांव से। छोटी काली सिंध मागसी गांव से, ये बिंदा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है ना, झालावाड़ से। झालावाड़ और कोटा और बारां की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है काली सिंध की। तो आहू, चंद्रभागा, परवन ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। उजाड़ और चौड़ी, आहू, चंद्रभागा, परवन, उजाड़ और चौड़ी। इसका संगम कहां पे होता है, मतलब कहां पे जाके ये चंबल के अंदर मिलती है तो नवनेरा, कोटा के अंदर जगह है नवनेरा। नवनेरा पर बांध बना हुआ है तो एक बांध नवनेरा कोटा बांध। दूसरा बांध है जो इसके ऊपर बना हुआ है वो हरिश्चंद्र सागर या काली सिंध बांध जो कि झालावाड़ के अंतर्गत है और ये राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध है। इसमें 33 गेट है जहां से पानी फ्लो करता है, 33 गेट है। और इसकी विशेषता क्या है, जहां पे काली सिंध और आहू नदी मिलती है, अपन ने मैप में देखा था कि वहां पे गागरोन दुर्ग स्थित है जो कि एक जल दुर्ग है। तो काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है, जहां पर एक दुर्ग स्थित है जिस दुर्ग का नाम है गागरोन दुर्ग। वापस देखें, छोटी काली सिंध इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। संगम कहां पे या राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है तो मागसी गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और चंबल में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। दूसरी बात करें काली सिंध नदी का उद्गम होता है बागली गांव देवास एमपी से। राजस्थान में एंटर कहां से करती है तो बिंदा गांव रायपुर झालावाड़ से एंटर करती है। संगम कहां पे होता है तो नवनेरा कोटा के अंदर संगम होता है। अपवाह कहां पे तो झालावाड़ और कोटा की सीमा बनाती है, कोटा और बारां की सीमा बनाती है। सहायक नदियां कौन कौन सी है, आहू, चंद्रभागा, परवन, उजाड़ और चौड़ी। ठीक है, बांध कौन कौन से हैं तो नवनेरा में संगम होता है, वहीं पे एक बांध बना रखा है नवनेरा बांध। हरिश्चंद्र सागर या काली सिंध बांध जो कि झालावाड़ के अंदर बना हुआ है और ये राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध है।
विशेषताएं, जहां पे काली सिंध और आहू नदी मिलती है उस स्थान को सामेला कहा जाता है और सामेला पर एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम है कागरौन, जो कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग माना जाता है। नेक्स्ट बात करें चंबल की अन्य सहायक नदियां देखें तो एक है आलनिया। आलनिया कोटा की नदी है। मुकुंदरा हिल्स जो कोटा के अंदर पड़ती है वहां से निकलती है, नोटला कोटा में ही समाप्त होती है, यानी कि कोटा की लोकल नदी है। इसी नदी को चंद्रलोही नदी भी कहा जाता है और कैथून जो कि कोटा के अंदर स्थित एक शहर है वो आलनिया के किनारे स्थित है। आलनिया पर बना हुआ बांध आलनिया बांध है जो कि कोटा के अंदर है, पूरा कोटा से संबंधित है। बस यही बात कि आलनिया को ही चंद्रलोही रिवर कहा जाता है और कैथून जो कि कोटा के अंदर है वो उसके किनारे स्थित है। तो आलनिया नदी उद्गम होता है मुकुंदरा हिल्स कोटा से, संगम होता है नोटना कोटा, चंद्रलोही इसका उपनाम है, कैथून कोटा इसके किनारे स्थित है और आलनिया बांध कोटा इसके किनारे ये इसके ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट नदी है सीप। सीप वही जो रामेश्वर घाट में चंबल के अंदर आके मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाने का काम करती है। ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, कहाँ से वो एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं रखे चल जाएगा। नेक्स्ट है पार्वती रिवर। पार्वती नदी सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से आती है और पालघाट जो कि सवाई माधोपुर में है वहां पे जाके ये चंबल में मिल जाती है। करियाहट जो कि बारा के अंदर जगह है वहां पर आकर ये चंबल के अंदर मिलती है और किशनगंज जो कि बारा का एक शहर है वो इसके किनारे बसा हुआ है। तो सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से पार्वती आती है, पालघाट सवाई माधोपुर के अंदर मिलती है, करियाहट बारा के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और किशनगंज बारा इसके किनारे बसा हुआ है। पार्वती की सहायक नदियां हैं अंधेरी, बैतली, रेतली और बिलास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो पार्वती की सहायक नदियां पूछी जाए अंधेरी, रेतली, बैतली और बिलास, ठीक है। तो ये तीन पढ़ी अपन ने, आलनिया, सीप और पार्वती। सीप के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं, सिर्फ इतना ही त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में और मध्य प्रदेश से आती है। आलनिया पर आलनिया बांध बना हुआ है, कैथून उसके किनारे बसा हुआ है, नाथला कोटा में इसका संगम होता है और उद्गम होता है इसका मुकुंदरा हिल्स कोटा से। नेक्स्ट बात करिए अपन ने पार्वती की कि सीहोर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और पालघाट सवाई माधोपुर में ये संगम हो जाता है। सहायक नदियां हैं इसकी अंधेरी, रैतली, बैतली और बिलास। अंधेरी, रैतली, बैतली और बिलास। करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है और किशनगंज इसके किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कुनू। कुनू भी मध्य प्रदेश से आती है शिवपुर के पहाड़ से और मुरैना पठार पे जाके ये चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में ये प्रवेश करती है मुसेरी गांव से, बारा के एक गांव है मुसेरी, वहां से ये कुनू राजस्थान में एंटर करती है। शाहबाद जो कि बारा का एक शहर है वो इसके किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बामनी या ब्राह्मणी। हमने को पता है कि बामनी और चंबल नदी के किनारे ही भैसरोडगढ़ स्थित है जिसको राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो संगम होता है इसका भैसरोडगढ़ में, वही भैसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। उद्गम होता है इसका हरिपुरा की पहाड़ियों से जो कि बेंगू चित्तौड़गढ़ से आती है, बामनी या ब्राह्मणी। नेक्स्ट है ईज नदी। ईज नदी भैसरोडगढ़ से ही निकलती है और डाबी, अपन इतिहास पढ़ते हैं जब डाबी किसान आंदोलन पढ़ते हैं बूंदी के अंदर, तो बूंदी डाबी में अंदर समाहित हो जाती है। नेक्स्ट है कुराल। कुराल नदी ऊपरमाल के पठार और भीलवाड़ा से उद्गमित होती है और बूंदी के अंदर इसका संगम हो जाता है। भीलवाड़ा से बूंदी चलती है, ईज चित्तौड़ से बूंदी चलती है, भैसरोडगढ़ से लगाकर बूंदी। बामनी चित्तौड़ से लगाकर चित्तौड़ में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और भैसरोडगढ़ में समाप्त होती है। गुजारी नदी। गुजारी नदी का उद्गम ये भी मध्य प्रदेश की सिंगाली गांव का नाम है जाटगांव, वहां से इसका उद्गम होता है और अरनिया चित्तौड़गढ़ में जाके ये चंबल के अंदर मिल जाती है। इसका प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़ से ही एक गांव दौलतपुरा से और ये चंबल की बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। या मैं बोलूं कि राजस्थान की सीमा में, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद जब चंबल के अंदर कोई पहले मिलने वाली अगर कोई सहायक नदी है तो वो गुजारी है ना। बाएं किनारे पर मिलने वाली पहली सहायक नदी, या बोलूं कि राजस्थान में प्रवेश के बाद चंबल में मिलने वाली पहली अगर कोई सहायक नदी है तो गुजारी है। बाकी छोटी काली सिंध चंबल में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली भी वो पहली सहायक नदी है, लेकिन अगर बाईं ओर से पूछा जाए या राजस्थान में प्रवेश करने के बाद चंबल में पूछा जाए तो वो गुजारी है। नेक्स्ट चंद्रभागा। चंद्रभागा के किनारे ही चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है, झालरापाटन झालावाड़। तो सेमली गांव झालावाड़ से इसका उद्गम होता है। निवाज राजगढ़ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, संगम के बारे में जानकारी नहीं है। और
एक है कालीखाड़ जो कि मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर परवन नदी के अंदर समाहित हो जाती है ना। कालीखाड़ मनोहर थाना झालावाड़ में जाकर ये परवन में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो पहली बात करी आलनिया। आलनिया नदी का उद्गम होता है मुकुंदरा हिल्स कोटा से, नाटना कोटा के अंदर ये समाहित हो जाती है, जिसको चंद्रलोही रिवर भी कहा जाता है। कैथुल जो कोटा का शहर है वो इसके किनारे है और आलनिया बांध इसके ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है सिप, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम बनाती है। पार्वती सीहोर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, पालघाट सवाई माधोपुर में ये चंबल के अंदर समाहित होती है। करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है और किशनगंज बारा इसके किनारे बसा हुआ है। बाकी इसकी सहायक नदियां अंधेरी, रैतली, बेंथली और बिलास। कुल्लू नदी की बात करें, शिवपुरी पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और मुरैना पठार के अंदर ये चंबल में समाहित होती है। मुसेली गांव बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है और शाहबाद शहर बारा इसके किनारे बसा हुआ है। बामनिया ब्राह्मणी बेसरोडगढ़ इसके किनारे स्थित है, बेसिकली चंबल और बामनी नदी के किनारे, और ये हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से आती है और बेसरोडगढ़ में समाहित होती है। बेसरोडगढ़ से एक नदी निकलती है ईज, जो कि बूंदी के अंदर समाहित हो जाती है। डाबी कुराल जो कि उपरमाल के पठार से आती है और बूंदी में समाहित होती है। नेक्स्ट है गुजाली जो कि जाटगांव, सिंगोली या सिंगाली मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। इसका संगम होता है अरनिया चित्तौड़ में, प्रवेश करती है राजस्थान में दौलतपुरा चित्तौड़ से। बाएं किनारे से मिलने वाली पहली सहायक नदी है। यह मैं बोलूं कि चंबल जब राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, उस राजस्थान में प्रवेश करने के बाद अगर कोई मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है तो उसका नाम गुजाली है। जबकि चंबल की पहली सहायक नदी छोटी काली सिंध है। यहाँ दाईं ओर से मिलने वाली भी कौन है? छोटी सिंध है। अब 3 सहायक नदियां और बची इसके बारे में, उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें से आहू है, परवन है, मेज है ना, उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करी जाए मेज की। एक मेजा बांध था जो अपन ने कोठारी नदी पर पढ़ा था ना, ये मेज नदी है जिसका उद्गम बिजोलिया बिलवाड़ा से होता है। संगम इसका होता है बूंदी में। इसकी मेज की एक सहायक नदी है मांगली, जिस पर भीमरथ जलप्रपात बना हुआ है बूंदी में। मांगली की ही सहायक नदी है एक घोड़ा पछाड़। और चंबल और मेज जो गंगा को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट होता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उसके तहत राजस्थान की 2 नदियां, एक चंबल और मेज, दोनों इसके अंदर शामिल है। तो मेज नदी बिजोलिया या उपरमाल के पठार से, भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। बूंदी में इसका संगम होता है। इसकी सहायक नदी है मांगली, जिस पर भीमरथ जलप्रपात बना हुआ है बूंदी में। इसकी मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़ और चंबल और मेज को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट बनास अपन पढ़ ही चुके हैं डिटेल के अंदर। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी वैरो के मठ से आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आहू सुरसैन मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। सुरसैन मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसकी इसका संगम है सामेला, जहाँ पे काली सिंध और आहू नदी दोनों मिलती है। गागरोन दुर्ग जहाँ पर स्थित है ना, उस स्थान को सामेला कहा जाता है, अपन ने पढ़ा था। ठीक है, काली सिंध के अंदर ही। तो सामेला यानी झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग जहाँ पे निर्मित है, वहां पे इसका संगम होता है। आहू की सहायक नदी है पिपलाज, जो कि पंच पहाड़, झालावाड़ के अंदर एक जगह है पंच पहाड़, वहां से आती है। लिख सकते हैं पंच पहाड़ झालावाड़ से इसका उद्गम होता है, पिपलाज नदी। और ये राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुरा झालावाड़ से। है कहाँ की? सुरसैन मध्य प्रदेश की है। सामेला में संगम होता है। पिपलाज इसकी सहायक नदी है जो कि पंच पहाड़ झालावाड़ से आती है। प्रवेश इसका होता है नंदपुरा झालावाड़ से। नेक्स्ट है परवन नदी। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, बारा के अंदर बेसिकली, जिसको सांपों की शरण, नाम में शेर है लेकिन पाए जाते सांप है, सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग स्थित है जो कि बारा के अंदर में है, और मनोहर थाना दुर्ग स्थित है जो कि झालावाड़ के अंदर में है। ये थी चंबल की सहायक नदी है, जिसमें लास्ट के अंदर अपन ने मेज पढ़ा। बिजोलिया से आती है, बूंदी को जाती है। मांगली इसकी सहायक नदी है जिस पर भीमरथ जलप्रपात है। घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदी है। चंबल और मेज दोनों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बनास अपन डिटेल में कवर कर ही चुके हैं। आहू जो कि आती है सुरसैन मध्य प्रदेश से। सामेला में इसका संगम होता है। पिपलाज जो कि एक पंच पहाड़पुर झालावाड़ से आने वाली नदी है, वो इसकी सहायक नदी है। और नंदपुरा झालावाड़ से राजस्थान में आहू नदी का प्रवेश होता है। पर्वत इसी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य है, जिसको सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। इसी के किनारे शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग स्थित है, जो कि बारा के अंदर स्थित है। और यहीं पर
मनोहर थाना दुर्ग स्थित है जो कि झालावाड़ में। तो ये अपन ने कवरी राजस्थान चंबल की सहायक नदियां। अब अपन बात करते हैं चंबल के ऊपर बने हुए बांध कौन कौन से हैं। चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के तहत विकसित की गई। तो ये अपन बांध परियोजनाओं में भी पढ़ते हैं अलग से, बहुउद्देश्य परियोजना वाले चैप्टर में, सिंचाई परियोजना वाले में, और अपन साथ में इधर भी कवर कर लेते हैं कि चंबल के ऊपर कौन कौन से बांध इसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। बात करें चंबल के ऊपर बने हुए बांधों की, तो चंबल एक बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत इसके तहत बांध बनाए गए हैं। चंबल बहुउद्देश्य परियोजना दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक राज्य जहां से इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश, और एक राज्य है राजस्थान। दोनों की 50% साझेदारी इसके अंतर्गत है। और इस बहुउद्देश्य परियोजना के तहत 3 चरणों में कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 3 बांधों में जल विद्युत उत्पादन होता है और एक सिंचाई के लिए बांध बनाया गया है। इसमें चरण प्रथम में 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध है गांधी सागर और एक बांध है कोटा बैराज। गांधी सागर मंदसौर जो कि एमपी का एक शहर है वहां पे स्थित है, और कोटा बैराज कोटा के अंदर स्थित है। पहली बात करें गांधी सागर बांध की, तो ये चंबल पर निर्मित पहला बांध है। 1960 के दशक में इसको बनाया गया, 1960 में ही बनाया गया, दशक क्या, मंदसौर के अंतर्गत स्थित है। चंबल पर बना पहला बांध है। चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। चंबल पर बना हुआ सबसे ऊंचा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, पहला बांध है, और चंबल पर बना एकमात्र राजस्थान के बाहर स्थित बांध है। चंबल पर जितने भी बांध बने हुए हैं सब राजस्थान में बने हुए हैं। केवल एक ही बांध है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका नाम है गांधी सागर। इससे जल विद्युत उत्पादन भी होता है। 5 टोटल संयंत्र यहाँ पे या यूनिट्स यहाँ पर लगी हुई है। प्रत्येक यूनिट 23 मेगावाट की है, तो टोटल 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन गांधी सागर से किया जाता है। क्या बात है। चंबल बहुउद्देश्य परियोजना है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50-50% साझेदारी है। 3 चरणों के तहत कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है। इसमें से 3 बांध प्रॉपर जल विद्युत उत्पादन जहां से किया जाता है, और एक बांध जो कि सिंचाई बांध है, जल विद्युत उत्पादन नहीं होता। पहले चरण के तहत गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण किया गया। गांधी सागर मंदसौर एमपी के अंतर्गत स्थित है। चंबल पर बना हुआ पहला बांध है जो कि 1960 के दशक में 1960 में निर्मित किया गया। चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध भी है। सबसे बड़ा बांध है और सबसे ऊंचा बांध भी यही है। चंबल पर बना हुआ एकमात्र बांध जो कि राजस्थान के बाहर, क्योंकि मंदसौर के अंदर स्थित है, तो एकमात्र बांध ये जो कि राजस्थान के बाहर स्थित है। टोटल जल विद्युत उत्पादन कितना होता है इससे, तो 5 यूनिट लगाई गई है 23 मेगावाट की, तो टोटल 115 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। नेक्स्ट है कोटा बैराज। ये पहले चरण के अंदर 2 बांध विकसित किए गए, गांधी सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा में स्थित है। जल विद्युत उत्पादन यहाँ से नहीं होता क्योंकि एक चंबल का सिंचाई बांध है ना, तो जल विद्युत उत्पादन नहीं होता। सिंचाई हेतु यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। एक जो कि कोटा बूंदी की तरफ जाती है, कोटा बूंदी की तरफ जो जाती है वो बाई नहर, और एक जो कोटा बारा और झालावाड़ से होती हुई मध्य प्रदेश के अंदर चली जाती है, वो है इसकी दाई नहर। जो दाई नहर है, चूंकि मध्य प्रदेश वाले हिस्से के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाती है, ऊंचा हिस्सा है, तो पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा। 14 लिफ्ट नहरें इसके ऊपर स्थित है, जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान में है, 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान में है, और बाकी बची 6 लिफ्ट नहरें मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो कोटा बैराज कोटा में स्थित है। चंबल का सिंचाई बांध है, जल विद्युत उत्पादन यहाँ से नहीं होता। 2 नहरें निकाली गई है, एक बाई नहर, एक दाई नहर। बाई नहर तो जाती है कोटा और बूंदी को, बाई नहर जाती है कोटा, बारा, झालावाड़ को, जिस पर 14 लिफ्ट नहरें, जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान में है और 6 लिफ्ट नहरें मध्य प्रदेश के अंदर है। अब देखते हैं वो लिफ्ट नहरें कौन कौन सी। याद रख सकते हैं अपन, दीपक, गणेश, आ सोजा, दिगोद, पचेली, जो भी है अपन देखते हैं अगली स्लाइड। ठीक, कोटा बैराज पर बनी लिफ्ट नहरों की बात करें तो दीपक, गणेश, आ सोजा, दिगोद, पचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, सोरखंड और जालीपा, जिसमें से पहली और लास्ट दोनों कोटा में है, बाकी सारी 12 के अंतर्गत स्थित है। क्योंकि 8 नहरों की बात कर रहे थे अपन, जो राजस्थान में है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 12 के अंदर, 2 कोटा के अंदर में है, बाकी सारी 12 के अंदर में है। दिगोद, पचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, सोरखंड और
जाने का। ठीक है, ये चरण फर्स्ट हो गया। चरण 2 के तहत अपन ने राणा प्रताप सागर बांध बनाया है, जो कि रावतभाटा चित्तौड़ में स्थित है। चंबल पर बना, या बोलूं राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। चंबल पर बना सबसे बड़ा तो गांधी सागर है। राजस्थान का अगर कोई सबसे बड़ा बांध है तो वो राणा प्रताप सागर बांध है। सर्वाधिक इसकी भराव क्षमता देखी जा सकती है। इसी के पास में रावतभाटा परमाणु संयंत्र स्थित है, तो वहां पर जलापूर्ति भी इसी के माध्यम से की जाती है। चंबल पर जितने भी बांध बने हैं, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन राणा प्रताप सागर से होता है। इधर 4 यूनिट टोटल एस्टेब्लिश है, जिसमें से प्रत्येक यूनिट 43 मेगावाट की है, तो टोटल 172 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन होता है। गांधी सागर से 115 विद्युत वाट, 115 वाट का था, 5 × 23 मेगावाट था, 115 मेगावाट था, यहाँ पे 172 मेगावाट है। नेक्स्ट है जवाहर सागर या कोटा डैम। जवाहर सागर या कोटा डैम कोटा और बूंदी दोनों जिलों के अंतर्गत स्थित है। चंबल का पिकअप बांध है। पिकअप अपन बात कर चुके हैं कि पानी को ऊपर उठाने के लिए, जलस्तर को ऊपर उठाने का काम करता है। यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन 3 वाट है, 33 मेगावाट का प्रत्येक संयंत्र है, तो 99 मेगावाट उत्पादित होती है। अच्छा, चंबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत टोटल बिजली कितनी 115 मेगावाट गांधी सागर पर है, 172 मेगावाट राणा प्रताप सागर पर है, और 99 मेगावाट जवाहर सागर पर बनी हुई। तो टोटल ये होती है 386 मेगावाट। तो ये जो 386 मेगावाट है, जिसमें से क्योंकि 50-50% साझेदारी थी, 193 मेगावाट राजस्थान के पास और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश के पास में वितरित किया जाता है। तो ये थे चंबल पर बने हुए बांध, जिसमें अपन ने बात करी कि 3 चरणों के अंदर 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। ठीक है, जिसमें से एक इसका सिंचाई बांध था, जो कि कोटा बैराज था। बाकी इसके तीनों बांध थे। पिकअप बांध इसका कोटा डैम है। राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट बिजली, गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट, जो कि चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, राणा प्रताप सागर, बड़ा क्षमता के हिसाब से। ठीक है, तो ये टोटल बांध थे इसके ऊपर। अब बात करते हैं चंबल की विशेषताओं के बारे में। चंबल नदी की विशेषताओं के रूप में बात करें तो चंबल नदी को ही पुरानी भाषा और पुराने लोग चमरवती नदी कहते थे, है ना। चूंकि ये नदी वर्षभर बहती रहती है, तो इसको बारहमासी नदी भी कहा जाता है, कामधेनु भी इसे कहा जाता है। ये क्योंकि राजस्थान की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, बारिश के दौरान ही बहती, किंतु ये चूंकि विंध्याचल से आती है, ऊंचे एरिया से आती है, तो ये वर्षभर बहती रहती है, तो इसको कामधेनु या बारहमासी नदी भी कहा जाता है। और प्राचीन इतिहास में इसे चमरवती नदी भी कहा गया है। यह राजस्थान की पहली बात तो सबसे लंबी नदी है ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। फिर सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 252 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करती है। इसी के ऊपर चुलिया जलप्रपात स्थित है भैंसरोडगढ़ में, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। 18 मीटर इसकी हाइट है। जलप्रपात वाटरफॉल कहा जाता है इंग्लिश में, भैंसरोडगढ़ के अंदर स्थित है। सर्वाधिक गौर्ज घाटियां बनाती है। अपन आगे देखेंगे कि चंबल सर्वाधिक पेड़ भूमि का विस्तार करती है। पेड़ भूमि उत्खाद भूमि, टेढ़ी मेढ़ी भूमि, टेढ़ी मेढ़ी भूमि बनाती है, तो वी आकार की घाटियां भी बनाती है, जिनको गौर्ज वैली। अगर ये वी आकार की घाटियां बड़ी हो जाती है तो इनको कैनियन कहा जाता है। तो सर्वाधिक गौर्ज वैली बनाने का काम भी चंबल नदी करती है। कोटा में चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, जो कि राजस्थान का पहला रिवर फ्रंट है। हैंगिंग ब्रिज कोटा के ऊपर स्थित है। NH-27 वहां से गुजरता है, 6 लेन हाईवे है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक भाग है। 1.40 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो कामधेनु, चमरवती या बारहमासी नदी, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली 252 किलोमीटर, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चुलिया वाटरफॉल, भैंसरोडगढ़, राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। सर्वाधिक गॉर्ज वैली, जो कि वी शेप की होती है, कैनियन भी बनाती है। चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट, जो कि राजस्थान का पहला रिवर फ्रंट है, कोटा में स्थित है। हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है, चंबल पर बना हुआ है। NH-47 वहां से गुजरता है, 6 लेन हाईवे है। नेक्स्ट, राजस्थान की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट की गई एकमात्र नदी है। राजस्थान सरकार ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। अध्यारोपित नदी तंत्र का उदाहरण एक के ऊपर एक बह रही हो, इस प्रकार अपने को प्रतीत होती है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी, इधर बात कर ही ली अपन ने।
सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। नदियों द्वारा जो अपरदन किया जाता है जिसमें नाली फॉर्म होती है उसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। तो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से आती है और उत्तर को जाती है। माही नदी दक्षिण से आती है और दक्षिण को ही जाती है। माही नदी दक्षिण को आती है, दक्षिण को ही जाती है, जबकि चंबल नदी उत्तर से दक्षिण से आती है और उत्तर को जाने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है। सर्वाधिक बीहड़ या उत्खनन भूमि का निर्माण करती है। कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया है और ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों से ही जल विद्युत उत्पादन होता है। अगर बात करें कि चंबल के 3 बांधों से भी जल विद्युत उत्पादन होता है, ये तीनों 100 किलोमीटर के एरिया में बने हुए हैं और तीनों से जल विद्युत उत्पादन होता है। ऐसी विश्व की एकमात्र नदी है, तो इसे चमनवती नदी कहा जाता है। बारहमासी कामधेनु नदी कहा जाता है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। जुलिया वाटरफॉल स्थित है। सर्वाधिक गॉर्ज वैली बनाती है। हेरिटेज फ्रंट चंबल हेरिटेज फ्रंट बना हुआ है जो हैंगिंग ब्रिज कोटा के अंदर बना हुआ है। विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल करने के लिए नॉमिनेट की हुई है। अध्यारोपित नदी तंत्र का उदाहरण है। एकमात्र बारहमासी नदी है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन उत्खात भूमि बनाती है। दक्षिण से आती है और उत्तर को जाती है। कालिदास ने मेघदूत में इसका वर्णन किया है और विश्व की एकमात्र नदी है जो कि 100 किलोमीटर पर जिस पर 3 बांध बने हुए हैं और तीनों बांध से जल विद्युत उत्पादन होता है। इसकी कुछ और विशेषताएं देखते हैं। चंबल नदी रामेश्वर घाट में जाकर त्रिवेणी संगम बनाती है जिसमें चंबल, बनास और सीप 3 नदियां थी। चंबल, बनास और सीप ये तीनों मिलकर रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम बनाने का कार्य करती है। अच्छा, चंबल नदी में कौन कौन से जीवों को संरक्षित किया जाता है? तो घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है चंबल को। सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं इसमें, घड़ियालों की शरण स्थली। इसलिए अपन ने चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य भी बनाया है जो कि देश का पहला नदी अभ्यारण्य है ना। घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है, इस हेतु अपन ने चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया है जो कि देश का पहला नदी अभ्यारण्य है। उसके अलावा यहाँ पे गांगेसुस, डॉल्फिन, उदबिलाव जो कि कोटा का शुभंकर है, गांगेसुस जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव है, 2010 में इसको घोषित किया गया था, डॉल्फिन और मगरमच्छ, तो ये 5 जीव इसमें संरक्षित होते हैं। घड़ियाल, गांगेसुस, उदबिलाव, डॉल्फिन और मगरमच्छ। घड़ियालों के लिए अपन ने चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य भी बनाया है जो कि देश का पहला नदी अभ्यारण्य है। सर्वाधिक चंबल नदी का अपवाह अजमेर संभाग में है क्योंकि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास ये पूरे अजमेर संभाग को कवर करती है, तो चंबल नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र अजमेर संभाग में पड़ता है ना। अपने को लगता है कि हाड़ौती से निकलती है तो हाड़ौती संभाग में, लेकिन कोटा संभाग में इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है या सबसे पहली नदी प्रथम स्थान जो रखती है वो चंबल नदी है। जल उपलब्धता है, सबसे ज्यादा पानी चंबल के अंतर्गत है। चंबल के किनारे ही रावत भाटा, चूंकि अपने पता है रावत भाटा परमाणु संयंत्र इसके ऊपर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर यहाँ पे बना हुआ है। कोटा डैम कोटा के अंदर बना हुआ है। केशोराई पाटन जो कि बूंदी का शहर है, केशोराई पाटन, वो भी इसके किनारे ही स्थित है। तो ये पढ़ी अपन ने चंबल नदी, और अपन ने अभी तक तीनों नदियां पढ़ ली। जो अरब सागरीय नदियां थी उनको भी पढ़ लिया, जो अंतर्वर्ती नदियां थी उनको भी पढ़ लिया, और जो बंगाल की खाड़ी की नदियां थी उनको भी कवर कर लिया। अब कुछ अन्य फैक्ट जो सारी नदियों के मिला के बनते हैं, जो कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं या जो क्रम अनुसार, जैसे जल उपलब्धता के आधार पर चंबल प्रथम है तो द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, अपवाह क्षेत्र के आधार पर ना, उन नदियों को एक साथ एक स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। कुछ समराइज फैक्ट की बात करें तो राजस्थान में नदियों की संख्या कहां पे ज्यादा है, चाहे वो संभाग हो चाहे वो जिला हो। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां अगर जिले के हिसाब से देखी जाए तो चित्तौड़ के अंदर स्थित है, संभाग के हिसाब से कोटा संभाग में। सबसे कम नदियां या एक भी नदी नहीं है, ऐसे 2 जिले बीकानेर और चूरू हैं, और संभाग की बात करें तो बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह जिला जहां से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है तो वो उदयपुर है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां पर ना। जल उपलब्धता के आधार पर अपन ने पढ़ा कि चंबल सबसे पहले है, तो उसके बाद उसका अवरोही क्रम क्या है? चंबल में सर्वाधिक जल उपलब्धता, उसके बाद बनास में, उसके बाद माही, और उसके बाद लुणी के अंतर्गत इसका सर्वाधिक जल उपलब्धता रहती है ना। सबसे ज्यादा पानी को क्यूसेक मीटर के अंदर मापा जाता है। सबसे ज्यादा चंबल में है, फिर बनास है, फिर माही है, और फिर लुणी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करी जाए लंबाई के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम।
राजस्थान की नदियों की बात करें तो चंबल, चंबल में ही च को उठाया जाए तो चंबल, म से माही, ब से बनास और ल से लुणी। तो चंबल, माही, बनास और लुणी ये नदियों का क्रम है। चंबल अपने पता है 1051 किलोमीटर है, माही पता है अपने को 576 किलोमीटर है, बनास 512 किलोमीटर है और लुणी 495 किलोमीटर है। राजस्थान में नदियों का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहली नदियां हैं बनास, बनास के बाद हो जाती है लुणी, फिर चंबल और फिर माही। इसमें पहले इन दोनों को और फिर इन दोनों को लिया जाता है ना, पहले ये और फिर ये। राजस्थान में की बात करें, बनास, लुणी, चंबल और माही। बनास चूंकि पूरी पूरी राजस्थान में बहती है तो 512 किलोमीटर, लुणी 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, चंबल 322 किलोमीटर और माही 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट, नदी बेसिनों की बात करें, चाहे वो संख्या की बात हो चाहे वो क्षेत्र की बात हो, नदी बेसिन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है लुणी, लगभग 69,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूरे अफवाह क्षेत्र का 20.25% हिस्सा बनाती है और 12 इसके नदी बेसिन है, उप बेसिन 12 है। फिर बनास है जो कि 47,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसके नदी बेसिन का विस्तार है, 13.75% क्षेत्र होता है और 10 इसके टोटल नदी बेसिन है। थर्ड नंबर पे चंबल 18,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, 9.13% नदी बेसिन है इसके और 7 या 8 इसके नदी बेसिन है। नेक्स्ट, माही 16,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसके नदी बेसिनों का विस्तार है जो कि कुल नदी बेसिनों का 4.85% है और 6 इसके कुल नदी बेसिन। अगर संख्या के आधार पर पूछा जाए तो भी लुणी, बनास, चंबल, माही, प्रतिशतता के आधार पर भी लुणी, बनास, चंबल, माही और क्षेत्रफल, नदी बेसिन के क्षेत्रफल के आधार पर भी लुणी, बनास, चंबल और माही। तो ये कुछ समराइज फैक्ट थे नदियों के बारे में। अब एक नदी जहां पे अपन सेम नाम अलग अलग जगह पर पड़े हैं उसको कंक्लूड कर देते हैं और ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। चलो उसको कंक्लूड करा जाए। ऐसे नाम जो कि कंफ्यूजिंग है उनको देखें तो अपन ने बांडी नदी का नाम 3 जगह पे पढ़ा है। एक बांडी लुणी की सहायक है, एक जो कि आगे पढ़ेंगे अपन जीरो वाले चैप्टर में वरुण सागर, जिसको पहले फॉय सागर बोलते थे और आना सागर में गिरती है, और एक है बनास की सहायक नदी। वैसे ही एक है खारी नदी जो कि लुणी की भी सहायक नदी है, सांभर के अंदर भी गिरती है, और एक है बनास की सहायक नदी। पार्वती नदी है, एक चंबल की सहायक है, एक गंभीर की सहायक है। एक चंद्रभागा रिवर अपन ने 2 जगह पे पढ़ी, एक बनास की सहायक, एक काली सिंध जो कि चंबल की सहायक है, उधर पढ़ा अपन है ना। तो बांडी का 3 जगह पे पढ़ेंगे, लुणी आना सागर या फॉय सागर या आना सागर में, वरुण सागर में, एक बनास में, खारी जो कि लुणी, सांभर और बनास में, पार्वती जो कि चंबल और गंभीर में, चंद्रभागा जो कि बनास और काली सिंध जो कि चंबल की सहायक है उसमें। एक है मानसी, एक है मानसी। मानसी बांडी जो कि बनास की सहायक है उसकी सहायक नदी है, मानसी खारी की सहायक है, खारी जो कि बनास की सहायक है, ठीक है ना। सागी जो कि लुणी की सहायक है, साबी एक अंतः प्रवाही नदी है, साबी या साहिबी या नजफगढ़ का नाम है ना। सुकली, सुकली जो कि पश्चिम बनास की है और सुकली जो कि लुणी की सहायक नदी है। सीपू पश्चिमी बनास की सहायक नदी है और सिप जो कि त्रिवेणी संगम बनाती है चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट, मोरे नव डूंगरपुर की नदी है, माही की सहायक नदी है, और मोरे लव जयपुर की नदी है और बनास की सहायक है। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, काली सील बनास की सहायक नदी है, और पश्चिमी बनास अरब सागरीय नदी तंत्र का उदाहरण है और बनास नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का उदाहरण है। तो ये अपन ने राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ा, जिसमें अपन ने अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र की विशेषताएं, अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसमें से पहला अरब सागरीय अपवाह तंत्र, फिर अंतर्वर्ती नदी अपवाह तंत्र और फिर बंगाल का अपवाह तंत्र। उसके बाद में कुछ जनरल फैक्ट्स, जल उपलब्धता के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर सर्वाधिक नदियां कहाँ पे हैं, और उसके बाद जो कंफ्यूजिंग फैक्ट्स थे वो देखे। और ये चैप्टर अपना वाटर ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म।